तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार, दिस इज मी हिमानी। बेटा, आज हम एक नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता है और सेकंड सेमेस्टर में आता है, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सब्जेक्ट आपका होता तो ये फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकंड सेमेस्टर में भी, बट इसके जो एग्जाम होगा आपका फाइनल एग्जाम, वो सेकंड सेमेस्टर में होगा। ठीक है, तो कुछ आज इसकी बेसिक चीजें हम समझेंगे कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसमें बेसिक चीजें आती है। सिंपल बेसिक चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कल से हम इसका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे कि हेल्थ क्या है। तो इसमें एक और चीज़ आपकी ऐड हो गई, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड मॉड्यूल्स इसमें ऐड हो गया है। तो कुछ चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, कुछ चीज़ें सेकेंड सेमेस्टर की हैं। तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं बेटा। तो हमने क्या बोला, फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग सब्जेक्ट है आपका, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है बेटा, ये आता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। दोनों में आपका आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है और आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी आता है। बट अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम की, आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसका हाफ कवर करोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में इसका हाफ सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर में हाफ सिलेबस। ठीक है, इसमें आपका बेटा अगर हम बात करते हैं, जो इसका एग्जाम होता है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा। जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका कब होगा, सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में इसका कोई एग्जाम नहीं होता, को पढ़ा जाता है बस। सेकेंड सेमेस्टर में इसका फाइनल एग्जाम होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट है बेटा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा प्रोसीजर है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। बिकॉज इसके जो इसका जो एग्जाम है वो सेकेंड ईयर में होगा। तो अभी हम फर्स्ट ईयर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के इसमें हैं, तो आप लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर से यूज कर स्टार्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के भी बच्चे, तो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बच्चों ने पहले का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जो सेकेंड सेमेस्टर में है, तो वो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से ही पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। अब मैं हाफ से आपको नहीं पढ़ा सकती, अब स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही इसका इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है क्या, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या बेसिक चीजें इसके अंदर हैं। उसके बाद एक बेस बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें, जो फर्स्ट यूनिट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप आपके पास अगर सिलेबस है तो आप सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट ईयर फर्स्ट एड मॉड्यूल्स करके लिखा हुआ है उसमें। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका हेल्थ से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, ये जो आज मैं इंट्रोडक्शन आपको पार्ट बताऊंगी, ये शायद इसका थर्ड यूनिट है। बट आपको इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल होता क्या है, किसने फंडामेंटल को स्टार्ट किया। तो वो चीज़ें हम नॉर्मली चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम स्मूथली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग का कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या फिर फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ही है। क्योंकि साइकोलॉजी आपका बोरिंग सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी तो उससे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी एनाटमी, एनाटमी अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो इसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नई नई चीज़ें, जैसे अभी हम इसमें प्रोसीजर पढ़ेंगे, वाइटल साइन इसके अंदर आता है प्रोसीजर में। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे, देखो सबसे पहले तो हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले तो आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है क्या। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो है क्या, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। उसके बारे में हम कुछ हेल्थ से रिलेटेड इसमें है, तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट जो इसका यूनिट है ना बेटा, जो फर्स्ट इसका पार्ट है, वो इन्हीं चीज़ों पे है कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, और नर्सिंग में स्कोप क्या है नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद हम नर्सेस की क्वालिटीज़ क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है, या फिर सेकेंड पार्ट जो होता है, वो आपका प्रोसीजर से स्टार्ट होता है बेटा। इसमें ना प्रोसीजर होते हैं। जैसे प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अलग अलग प्रोसीजर आते हैं आपके।
ठीक है, अलग अलग प्रोसीजर आते हैं। जैसे आपका सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल साइन की। बेटा आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये मत बोलना बेसिक। जैसे वाइटल साइन में अगर हम बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर आएगा, तो हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, कहाँ कहाँ से टेम्परेचर लेते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर रहते हैं, क्या फ्लक्चुएशन इसके अंदर आएंगी, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पल्स कहाँ कहाँ से ली जाती है। फिर हम इसमें बात करेंगे बेटा आपकी रेस्पिरेटरी रेट के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में बेटा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करती हूँ तो इसमें हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हम प्रोसीजर सबसे पहले हम वाइटल साइन को उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक चीजों को पढ़ने के बाद, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आप समझ रहे हैं जो इसका बेस है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अलग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी पोजीशनिंग हो गई कि क्या क्या पोजीशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें पोजीशनिंग के बाद अगर हम बात करते हैं कंफर्ट डिवाइस क्या क्या होते हैं, बेड मेकिंग क्या होती है, बेड मेकिंग कैसे करते हैं। तो इसमें ना प्रोसीजर बेस्ड बहुत ज़्यादा पार्ट है कि प्रोसीजर बेस्ड क्या है, बेड सोर्स हो गए। तो आप जैसे जैसे आप कॉलेज में जाएंगे ना, तो जो जो प्रोसीजर जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी आपको, एक तो आपको क्या करना है, उनको प्रोसीजर को देखना है अपने कॉलेज में जाके, ठीक है। उनको प्रोसीजर को देखना है अपने कॉलेज में जाके। जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना सिखा रही हूँ, टेम्परेचर लेना सिखा रही हूँ, तो आपको प्रैक्टिकली अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर लेना सीखेंगे। दूसरा पल्स लेना बहुत ईजी है, पल्स आप एक दूसरे की भी ले सकते हैं, पल्स आप अपनी भी ले सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट भी बहुत ईजी है। दूसरा बीपी, बीपी तो आपके पास बीपी मशीन तो हॉस्पिटल में ही होगी। तो हॉस्पिटल में देखो, सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना बेटा, क्योंकि ये एक प्रोसीजर पार्ट है, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप यही चीजें पढ़ोगे कि हॉस्पिटल में क्या है, कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे पेशेंट के साथ रहना है, पेशेंट के प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पूरा सब्जेक्ट आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड है, पूरा सब्जेक्ट जो आपका प्रैक्टिकली रिलेटेड है। इसमें थ्योरी बहुत कम है। और थ्योरी आपको देखो, अगर अब मैं बात करूँ कि पल्स की, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी साइड से लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपका जो पल्स है वो रेडियल से ले रहे हैं, ठीक है। रेडियल ये है आपका, एपिकल ये है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो आपको देखो मैंने बोल दिया रेडियल से, आपको पता है रेडियल से लेना है, ये आपको थ्योरी पता है। पर प्रैक्टिकली आपको कब समझ में आएगा बेटा, जब आप लेके देखेंगे। अब आप यहाँ से ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपका रेडियल। अब प्रैक्टिकल तो आपको तब समझ में आएगा जब आप लेंगे सच में। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपका बेटा प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। जो पूरा सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रोसीजर करने पड़ते हैं, यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, आपको पूरे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। प्रोसीजर पे ही बेस्ड होता है ये पूरा सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका बेटा, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लोग आपकी जो नोटबुक है वहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट यूनिट ये चल रही है, आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अपनी नोटबुक उठाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल आपको पूरा मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें डिवाइडेशन का कोई भी नहीं है कि आपको डिवाइड करनी है, इसका सिस्टम आएगा उसका सिस्टम आएगा। फंडामेंटल मैं ही आपको टीच करूँगी। तो आपको एक ही नोटबुक लेनी है, जैसे जैसे आपके लेक्चर आएंगे वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने। अभी फंडामेंटल आपकी रेगुलर चलेगी, बिकॉज आपने फंडामेंटल का बहुत डिमांड थी, तो फंडामेंटल आपकी अभी रेगुलर क्लास आएगी। तो डेली डेली आपको क्लास मिलेगी, डेली डेली आपको 1 घंटे उनको रिवाइज करना है बेटा। फंडामेंटल मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर आप अभी से भी नॉर्सेट के लिए भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल से, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल सर्जिकल से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये एक तो एक क्या है, आपकी नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो स्टूडेंट, अभी अभी आप स्टूडेंट बनेंगे ना तो आपकी पोस्टिंग लगेगी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट का काम होता है, बोलते हैं वाइटल साइन लो। जाते हैं आपको वार्ड में बोल देंगे वाइटल साइन लो, बेड मेकिंग करो। अब वाइटल साइन जब आपको पता होंगी तभी तो आप वाइटल साइन की नॉर्मल रीडिंग पता होगी, कैसे वाइटल साइन लेना है, कैसे आपको पल्स लेनी है, कैसे बीपी लेना है, तभी तो आप ले पाएंगे। तो जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ना वो फंडामेंटल में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बोलते हैं बेड मेकिंग करो। बेड मेकिंग में भी ऐसा नहीं होता कि घर में जो आप बेड बनाते हैं वो आपका बेड मेकिंग है। यहाँ पे टेक्निक्स होती है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग बेड बनाए जाते हैं। कुछ ओपन बेड होते हैं, कुछ क्लोज बेड होते हैं। वो तो जो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद आपके कंफर्ट डिवाइस होते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हम कंफर्ट डिवाइस, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट करते हैं। अब आपको प्रोसीजर तो आप सेकेंड ईयर में करेंगे, जो आपके बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो स्टूडेंट से करवाई जाती है,
ठीक है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं पोस्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहला होता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन लो। तो वो नर्सिंग प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री कलेक्शन कैसे लेते हैं, पेशेंट से बात कैसे करते हैं, पेशेंट के साथ कैसे आपको आईपीआर मेंटेन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले बेटा, ये सब्जेक्ट में यही चीज़ें पढ़ने वाले। और बाकी अगर आपको आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छा है, आप सिलेबस के साथ ही इसको पढ़ें। ठीक है, सिलेबस के साथ ही इसको पढ़ें। बाकी आपके पास बुक है तो आप बुक भी ले सकते हैं। जैसे मैं बुक जो यूज़ करती हूँ, एक तो एनम्मा जैकब है और दूसरी टीएनआई है। ठीक है, अगर मैं बुक की बात करती हूँ तो मेरे पास 2 बुक है इसकी। एक है एनम्मा जैकब। बेटा ये जो एनम्मा जैकब है ना आपकी, ये ना प्रोसीजर बुक बहुत अच्छी है, इसमें ना प्रोसीजर बहुत अच्छे से दिए गए हैं। जो भी प्रोसीजर की आप बात करें ना, प्रोसीजर बहुत अच्छे से दिए गए हैं इसमें। दूसरी टीएनआई है मेरे पास। ठीक है, TNAI। ठीक है, ये वाली बुक मेरे पास 2 है। इन दोनों में ना प्रोसीजर बहुत अच्छे से दिए गए। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से इसमें प्रोसीजर दिए गए। बाकी आपके पास जो बुक है आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक खराब होती है। मैं इसलिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं ना, तो हमको ना, जैसे अभी अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं एक हार्ड बुक पढ़ सकती हूँ। देखो अभी जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से उसको पढ़ना होता है। पढ़ने की मैं तुम्हें टेक्निक बता रही हूँ कैसे बुक को पढ़ना होता है। तो बुक को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको एक हार्ड बुक बता दूं जिसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखी है, वो आपको भी समझ में नहीं आएगी। वो आपको कब समझ में आएगी, जब पूरा फंडामेंटल आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल पढ़ लेंगे, पूरा 4th ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। या फिर जब आप 3rd ईयर में पहुंच जाए तब आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो इस चीज में आपको इजी इजी बुक बताती हूँ जिसमें इजी वे में लिखा होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग वे में लिखा होता है। इसमें एनेम्मा जैकब तो बहुत पुरानी बुक है और बहुत मतलब यूज टू बुक है। बहुत लोग, हम लोगों ने इसी से प्रोसीजर पढ़े, अभी भी बहुत इसके एडिशन आ गए हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से इसमें प्रोसीजर आपके दिए गए हैं। बाकी टीएनआई जो है, टीएनआई में बेसिक चीजें, क्योंकि एनेम्मा जैकब में सिर्फ आपके प्रोसीजर दिए गए हैं। बाकी टीएनआई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिक चीजें भी आपकी दी गई है, तो आप ले सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है बेटा, थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है, थोड़ी महंगी बुक आती है। अगर आपको इसका पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप पीडीएफ लेके उसका फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। बुक का तो यही है, मैं आपको ये चाहूंगी, बुक का मैं सजेशन करूंगी कि बुक आप कैसे ले सकते हैं बेटा। बुक का आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। बुक का पीडीएफ आप निकाल लें, बुक का पीडीएफ तो डाउनलोड हो जाता है, आप गूगल से डाउनलोड करेंगे। उसका पीडीएफ डाउनलोड करके तब उसकी फोटो आप निकाल लें, फोटो कॉपी निकाल लें, तो आपको सस्ती पड़ेगी 200 में। अगर पेज के अकॉर्डिंग 200-300 की आपकी फोटो कॉपी हो जाएगी। बट अगर आप इनकी बुक लेते हैं ना, तो 1500 1000 की ये बुक आती है। ठीक है, क्योंकि महंगी बुक है और अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी आप नोटबुक निकालेंगे, ठीक है, आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिखेंगे उसमें। तो जब भी होगा, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक तो अपना सिलेबस अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि आपकी कंप्लेंट रहती है कि मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाती हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं पढ़ाती हूँ आपको। आईएनसी का जो सिलेबस है, अभी जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, आप ये नहीं बोलना कि मैम उसमें तो फर्स्ट यूनिट हेल्थ है, वो मुझे पता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि नर्सिंग है क्या, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है, नर्सिंग क्या है उसमें। अभी तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको ये नहीं बताया गया कि नर्सिंग क्या है, नर्सेस की क्वालिटीज क्या है, नर्सिंग क्या होती है, क्यों इसको हम नर्सिंग को पढ़ रहे हैं, नर्सिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अब नर्सिंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखो एनाटॉमी आपने पढ़ी, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ी, न्यूट्रिशन खाने के बारे में पढ़ा, अभी हम नर्सिंग को पढ़ेंगे कि नर्सिंग क्या है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम पूरे नर्सिंग का फंडामेंटल पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, तो यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखो बेटा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी बेसिक चीजें जानना होता है कि उसकी बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसकी बेसिक चीजें जानते हैं कि बेसिक चीजें क्या है। अब आपको पता है फंडामेंटल मतलब क्या होता है बेटा, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, किसी भी बेसिक मतलब बेस। अगर मैं फंडामेंटल की बात करती हूँ तो फंडामेंटल मतलब क्या है बेटा, अगर मैं फंडामेंटल की बात कर रही हूँ तो फंडामेंटल क्या है, आपका एक बेसिक है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल के नीचे आप लिख सकते हो बेस या फिर बेसिक। फंडामेंटल के आप नीचे लिख सकते हो बेसिक।
ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या है, बेसिक चीजें, बेस आपका किसी भी चीज का बेस, अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेस होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ नर्सिंग क्या है, टू प्रोवाइड केयर। नर्सिंग क्या है, नर्स क्या करती है, टू प्रोवाइड केयर। इन दो वर्ड का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। इन दो वर्ड का मतलब समझ में आया बेटा। हमने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। देखो बेटा आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, हर चीज को समझना है, क्योंकि आपको बेस समझना बहुत जरूरी है, बेस समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बेस। जैसे आपको कोई घर बनाना है तो आप पहले ऊपर की चीज तो नहीं बना देंगे, पहले आप उसका बेस बनाएंगे, पहले आप उसका बेस बनाएंगे। तो नर्सिंग का जो बेस है, नर्सिंग का जो बेस है उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। बाकी नर्सिंग क्या है बेटा, नर्सिंग क्या है, टू प्रोवाइड। आपको पता है नर्स का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड केयर। नर्स क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। नर्स क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी किसमें करेंगे बेटा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या है, बेस है किसी भी चीज का, बेसिक चीजें हैं, एक बेसिक केयर प्रोवाइड करना किसको, पेशेंट को। बाकी हमने बोला प्रोवाइड क्या है, नर्सिंग क्या है, टू प्रोवाइड केयर। अगर हमने हमें ये बोल ही दिया कि नर्सिंग पूरा केयर पे प्रोवाइड है, तो हम केयर की बात करें थोड़ा यहाँ पे, अभी बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं तो केयर की बात करें, तो प्रोवाइड केयर, तो कैसी केयर प्रोवाइड करना, यहाँ पे लिखना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डील्स विद द बेसिक एंड इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग केयर। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या डील करता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग deals with the बेसिक केयर। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो किसके साथ डील्स करता है बेटा, बेसिक केयर। बेसिक केयर है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग केयर, एंड किस पे करता है, एंड इंट्रोडक्शन टू एंड इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग केयर। तो आपको ये तो पता चल गया कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किसके साथ डील कर रहा है बेटा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि ये बेसिक है, ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल नर्सिंग में क्या आता है, क्या है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फिर हम आपकी यूनिट स्टार्ट करेंगे, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर हम आपकी यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है, डील्स विद दी, किसके साथ डील्स कर रहा है, बेसिक केयर जो हम पेशेंट को दे रहे हैं। मैंने बोला ना, जब आप जाओगे एक बेसिक केयर, वाइटल साइन क्या एक बेसिक केयर है, बेड मेकिंग क्या एक बेसिक केयर है, पोजीशनिंग क्या है एक बेसिक केयर है। ठीक है, बेसिक केयर जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, द डील्स विद द बेसिक केयर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम क्या डील करते हैं बेटा, बेसिक केयर को डील्स करते हैं। अब बेसिक केयर क्या होंगी बेटा, बेसिक केयर क्या होंगी, तो नर्स इसमें लिखना नर्सिंग एम्स टू प्रोवाइड। नेक्स्ट लिखेंगे नर्सिंग का एम्स क्या है बेटा, नर्सिंग का एम्स क्या है। अभी इसमें तीन चीजें आएंगी आपकी, नर्सिंग एम्स टू प्रोवाइड। ठीक है, टू प्रोवाइड कैसी केयर प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड हमने बोला कैसी केयर प्रोवाइड करना बेटा, प्रमोटिव प्रिवेंटिव, टू प्रोवाइड प्रमोटिव, नेक्स्ट प्रिवेंटिव, नेक्स्ट क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसका एम्स क्या है बेटा, तीन केयर प्रोवाइड करना, केयर रिहैबिलिटेटिव, केयर किसको बेटा, केयर टू पेशेंट।
अब हमने बोला अगर जो नर्सिंग का काम है, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का काम ही अगर केयर प्रोवाइड करना है, तो अगर हम बात करते हैं कैसी केयर, कैसी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, तो इसमें याद रखना है ये 3 चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली। 3 चीजें आपको याद रखनी है बेटा। एक तो प्रमोटिव हो गया आपका, कैसी केयर बोला हमने, प्रमोटिव केयर। दूसरी हमने बोला बेटा प्रिवेंटिव केयर। तीसरी हमने बोला बेटा क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव केयर। अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमने बोला कौन सी बेटा, रिहैबिलिटेटिव केयर। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी ये सब क्या है। देखो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर्स पे आपको नोट्स बना रही हूँ, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने, इसी तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने, ताकि जब भी आप नोटबुक खोले ना, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स देखने को मिल जाए, तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब देखो ये पेज आपने खोला, अब इस पेज में आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्योंकि मैंने हाईलाइट करी है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो हमने क्या बोला, नर्सिंग का एम्स क्या है, टू प्रोवाइड बेटा कैसी, प्रमोटिव। प्रमोटिव मतलब क्या है, कोई पेशेंट आपके पास आया है तो क्या करें हम, उसको प्रमोटिव केयर करें जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाए। एक ऐसी केयर दे जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाए, एक प्रमोटिव केयर हमें देनी है। दूसरा हमने बोला प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव मतलब डिजीज से प्रिवेंट करना, फर्दर उसको कोई डिजीज ना हो। अभी किसी पेशेंट को, मानो कोई पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, जिसको क्या थी, हार्ट की बीमारी थी, हार्ट की डिजीज थी, ठीक है। अब हार्ट की डिजीज को हम, पेशेंट क्यों आए, ताकि वो प्रिवेंट हो सके, ताकि वो चीजें प्रिवेंट हो सके। अब हमने उसको ऐसे ही इन्फेक्शन करवा दिया, मान लो हमने उसको क्या करा, बिना हैंड वॉशिंग करे ही हमने क्या कर दिया, उसको ट्रीटमेंट कर दिया, तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया। अब वो आया तो वहां पे डिजीज ठीक करने था, बट हमने उसको एक और डिजीज दे दी, पहले उसको इन्फेक्शन नहीं था, पहले उसको सिर्फ हार्ट की बीमारी थी, अब हमने उसको इन्फेक्शन भी दे दिया अपनी वजह से। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने क्या देना उसको, एक प्रिवेंटिव केयर देनी है, एक प्रमोटिव केयर देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रमोट करेंगे किसी भी चीज को, नेक्स्ट हम प्रिवेंटिव, जो डिजीज उसको हुई है उसको प्रिवेंट करेंगे। अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई फीवर लेके आए, जैसे कोई डेंगू फीवर का है, कोई फीवर लेके आए, तो हमारी केयर क्या होगी कि उस फीवर को कम करे, ऐसा नहीं कि उस फीवर को और बढ़ा दे, तो हम प्रिवेंटिव केयर पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हमने बोला क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्योर करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना क्यूरेटिव क्या है, क्योर क्या है, बेटर देन दी, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस चीज को क्योर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने बोला रिहैबिलिटेटिव। तो 4 वर्ड हमने याद रखने हैं, चार टाइप की केयर हम पेशेंट को देते हैं। पहले हमने क्या बोला बेटा, पहले हमने प्रोमोटिव बोला, नेक्स्ट हमने प्रिवेंटिव केयर बोला, फिर हमने क्यूरेटिव, किसी भी चीज को क्योर करना, कोई भी डिजीज को क्योर करना, ना कि उसको बढ़ाना, ठीक है। क्योर अगर हम पहले ही उसको क्योर कर लेंगे तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक क्यूरेटिव केयर करना, किसी भी चीज को क्योर करना, वो आपका क्यूरेटिव होता है। दूसरा क्या होता है, रिहैबिलिटेटिव। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, फॉलो अप। बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं कि आपको याद रहे, तो उसका मतलब ही क्या होता है, फॉलो अप। रिहैबिलिटेटिव मतलब क्या होता है, जब पेशेंट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब जब पेशेंट क्या हो जाता है, ठीक हो गया, अभी वो रिहैबिलिटेशन वार्ड में आ गया, मतलब उसकी बीमारी सब ठीक हो गई, अब वो रिहैबिलिटेट कर रहा है, मतलब फॉलो अप्स ले रहा है कि अब जैसे आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो ऐसा नहीं, तो हार्ट का ऑपरेशन, वो जो बीमारी थी वो तो ठीक हो गई, बट ऐसे थोड़ी कि आप आज ही ठीक हो गए, उसके लिए आपको कुछ क्या लेने होते, प्रिकॉशंस लेने होते, तो आप फॉलो अप्स में होते, डॉक्टर आपको बोलते हैं ना फॉलो अप्स में आना, ठीक है। अब दोबारा हम आपको देखेंगे कि आपकी कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना आगे बढ़ी है चीजें, ठीक है। जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मानो आपका फ्रैक्चर था, आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, आपकी बोन्स मिल गई, उसके बाद आपको उसने डिस्चार्ज करिए, आपने बोला अभी आप क्या है, फॉलो अप्स में है, अभी आप हमारी निगरानी में है, ठीक है। तो आप फॉलो अप्स लेने जाते हैं ना बार बार कि अभी वो ठीक हुई या नहीं हुई, तो रिहैबिलिटेटिव केयर भी हम देते हैं, जहाँ पे हम फॉलो अप्स करते हैं, मतलब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, आ गया ऑपरेशन से, बट अब वो रिहैबिलिटेटिव वार्ड में है, आफ्टर मतलब पोस्ट सर्जरी कैसी हमें केयर देनी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर हमने उसको प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, हमने उसकी केयर में प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, प्रॉपर हमने हैंड वॉशिंग नहीं करी, प्रॉपर पेशेंट को टाइम से दवाई नहीं दी, पेशेंट को मूव नहीं करवाया, एम्पुटेशन नहीं करवाया, तो पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी, ठीक होने के बजाय वर्स्ट हो जाएगी। वो ऑपरेशन तो चलो हो गया, बट प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो वो अभी आफ्टर सर्जरी या फिर आफ्टर ऑपरेशन जो भी है, उस पर हम कैसे केयर देते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे नर्सिंग का एम से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है।
ये क्लियर होगी कि नर्सिंग का एम्स क्या है, पेशेंट को कैसी केयर देना। पहली हमने बोला कौन सी केयर देना, प्रमोटिव, दूसरी प्रिवेंटिव, तीसरी क्यूरेटिव, चौथी आपकी रिहैबिलिटेटिव। तो ये केयर आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं, जब हम इन दोनों का वर्ड ही ये बोल रहे हैं, बेसिक है और टू प्रोवाइड केयर, तो बेसिक केयर हम पेशेंट को देंगे, ये बेसिक केयर है, बेसिक केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो हमने बोला बेसिक केयर कौन सी है, बेसिक केयर कौन सी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने बोला बेसिक केयर कौन सी है बेटा, सबसे पहली कौन सी है, प्रमोटिव, प्रमोट करना, ठीक है, दूसरी प्रिवेंटिव, डिजीज को प्रिवेंट करना, प्रमोट किसको करेंगे, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोट ये नहीं बोल देना कि डिजीज को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना ताकि वो हेल्दी हो जाए जल्दी, हेल्थ को प्रमोट करना, दूसरा डिजीज से प्रिवेंट करना, दूसरा उसको क्योर करना, और रिहैबिलिटेटिव केयर, ये सारी केयर हो गई। नेक्स्ट जो केयर आती है इसमें उसको लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव केयर। एक आपकी आती है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव केयर। एक केयर आपकी आती है कॉम्प्रिहेंसिव, आपसे ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है या फिर आपसे ये टर्म्स पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, आपसे ये टर्म्स पूछे जाते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है आपकी, कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या है आपकी, इन्वॉल्व 4 एस्पेक्ट, ठीक है, तो इसमें लिखना कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन्वॉल्व 4 एस्पेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव केयर यहीं पे लिख लो, कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन्वॉल्व 4 एस्पेक्ट, अब 4 एस्पेक्ट जिसमें हमारी चारों चीजें इंक्लूड रहती हैं, जिसमें हमारी ये चारों चीजें इंक्लूड रहती है। 4 एस्पेक्ट कौन से होंगे आपके, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव, जिसमें ये चारों एस्पेक्ट क्या रहते हैं बेटा, इंक्लूड रहते हैं, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं फॉर दी पेशेंट। किसके लिए बेटा, फॉर दी पेशेंट। देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है, जिसमें हमारे चारों एस्पेक्ट क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, प्रमोटिव केयर भी देंगे हम, प्रिवेंटिव भी देंगे, क्यूरेटिव भी देंगे और रिहैबिलिटेटिव केयर भी, जिसमें चारों चीजें आपकी इंक्लूड रहती है, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ये क्या है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिसमें हम चारों एस्पेक्ट को इंक्लूड करके किसी पेशेंट को केयर दे रहे हैं, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव केयर समझ में आ गई, जिसमें चारों एस्पेक्ट क्या इंक्लूड है, उसके बाद हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट बेटा होलिस्टिक केयर। नेक्स्ट लिखना होलिस्टिक केयर, नेक्स्ट लिखो होलिस्टिक केयर। नेक्स्ट है आपकी होलिस्टिक केयर। ठीक है, ये सारे टर्म्स ना आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, या तो आपका वाइवा होगा तो एग्जामिनर आपको पूछ देगा कि होलिस्टिक केयर क्या है बेटा, होलिस्टिक केयर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं आपकी होलिस्टिक केयर क्या है, होलिस्टिक केयर मीन्स क्या होता है बेटा, केयर मीन्स प्रोवाइडिंग केयर अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट नीड्स ऑफ द पेशेंट। तो ये हमने है क्या बोला, इट मीन्स प्रोवाइडिंग केयर अकॉर्डिंग टू दी complete needs of patient।
अब पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आपके वार्ड में 4 लोग हैं, माना आपके वार्ड में 5 पेशेंट है, 5 पेशेंट है। अब एक पेशेंट ऐसा है जो थोड़ा चल पा रहा है या थोड़ा खुद से एक्टिविटी कर पा रहा है, ठीक है। एक पेशेंट है बिल्कुल ठीक है, वो अपना वॉशरूम खुद जा सकता है, खुद आ सकता है, आपने सिर्फ उसको मेडिसिन देनी है, मेडिसिन लगा के आ जाना है। दूसरा पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल बेड रिटर्न पेशेंट है, जो ना उठ पाता है, ठीक है, जो ना उठ पाता है ना खा पाता है खुद से, एक ऐसा पेशेंट है। एक पेशेंट ऐसा है आपका जो बिल्कुल ही कोमा में। तो आपने चारों पेशेंट की नीड अलग है बेटा, देखा चारों पेशेंट की नीड अलग है, आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड करना। आपको पता है एक पेशेंट ऐसा है जो खुद से अपने काम कर सकता है, तो आपको सिर्फ उससे पूछना है कि आप ठीक हो या नहीं हो, वो खुद से अपना वॉशरूम जा सकता है, खुद से वॉशरूम आ सकता है, खुद से अपनी चीजों को ड्रेसअप कर सकता है। दूसरा पेशेंट हमने बोला थोड़ा है, थोड़ा कर सकता है, थोड़ा नहीं कर सकता है, तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको देंगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको केयर देना कि थोड़ा वो कर पा रहा है, थोड़ा वो खा पा रहा है, या मतलब वो वॉशरूम जा सकता है, वॉशरूम से आ सकता है, पर उसको खाने में दिक्कत हो रही है, तो खाना आप उसको खिला सकते हैं। उसको अपने हेयर कॉम करने में दिक्कत है, उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, तो वो इस तरीके से चल तो वो पा रहा है, बट उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हुई है, हाथ का उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो आप उसके हेयर कॉम करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने बोला एकदम बेड रिटर्न है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको वॉशरूम लेके जाना, वॉशरूम से लेके आना, तो इस तरीके की केयर करना कि पेशेंट की अकॉर्डिंग टू पेशेंट देयर नीड, कि उसकी कंप्लीट नीड्स के अकॉर्डिंग उसको केयर देना कि पेशेंट की नीड क्या है। अब क्योंकि आपके वार्ड में हर पेशेंट एक जैसा नहीं है, कोई ठीक है, कोई थोड़ा ठीक है, कोई बिल्कुल ही बेड रिटर्न है, कोई बिल्कुल आप पे ही डिपेंड है, तो उस तरीके से पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या करना, केयर प्रोवाइड करना, दैट इज योर होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर समझ में आ गया? होलिस्टिक केयर का मतलब क्या है बेटा? केयर प्रोवाइड करना किसके अकॉर्डिंग बेटा? कंप्लीट नीड्स ऑफ पेशेंट की, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि आप वार्ड में गए तो आपका पहला काम था कि सबका बीपी लेना, तो आप सबका बीपी लेके आ गए, सबको दवाई दे के आ गए। नहीं, आपको ये पता है कि एक पेशेंट ऐसा है जो दवाई खुद ले सकता है, एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको दवाई मुझे खिलानी पड़ेगी वहां पे बैठ के, तो आपको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको केयर प्रोवाइड करना है। तो हॉलिस्टिक बेटा क्लियर हो गई, हॉलिस्टिक केयर क्लियर हो गई, हॉलिस्टिक केयर आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट होती है आपकी पैलिएटिव केयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट होती है आपकी पैलिएटिव केयर, नेक्स्ट लिखना पैलिएटिव केयर। अब हम बात करते हैं अगर पैलिएटिव केयर क्या होती है बेटा। पैलिएटिव केयर हम उन पेशेंट की करते हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, तो इसमें लिखना केयर फोकस ऑन रिड्यूसिंग सिम्टम्स, यहाँ पे लिखना केयर, कैसे केयर अभी मैं समझाऊंगी इसको। केयर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग सिम्टम्स इंटेंसिटी, एक मिनट, इंटेंसिटी फिर लिखना फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, फॉर टर्मिनली इल पेशेंट नॉट क्योरिंग द डिजीज। अब पैलिएटिव केयर मतलब क्या होता है, हम उन पेशेंट को देते हैं जो क्या होते हैं, टर्मिनली इल होते हैं। टर्मिनली इल क्या मतलब किसी, जो पेशेंट आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के होते हैं या जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनको डॉक्टर बोलता है भी आपके पास 3 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम है। देखो आप डिजीज को तो हम क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि सिम्टम जो डिजीज है वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गई। जो पेशेंट लास्ट स्टेज के होते हैं बट अभी उनको 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो उनके सिम्टम्स को हम रिलीव कर सकते हैं। देखो आपको पता है जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, तो बेसिकली पैलिएटिव केयर हम कैंसर के पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेना, जो मोस्टली हम किसको देते हैं ये बेटा, एक कैंसर के पेशेंट को ही देते हैं। जो कीमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के होते हैं ना, कैंसर पेशेंट को ही हम ज्यादातर पैलिएटिव केयर देते हैं। बाकी इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है जो है आपका टर्मिनली इल,
ये वर्ड आपसे पूछा जाता है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है कि पैलिएटिव केयर हम बेसिकली टर्मिनली जो इल पेशेंट होते हैं उनको ही देते हैं, जो टर्मिनली इल पेशेंट है उनको ही देते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने बोला कैंसर का पेशेंट है, अब कैंसर का पेशेंट को आपको पता है ये ठीक तो नहीं होता, तो यहाँ पे हम डिजीज को तो क्योर नहीं कर सकते क्योंकि डिजीज ठीक नहीं होगी, बट जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उसको पेन हो रहा है, पेन का सिम्टम्स आ रहा है, तो पेन के सिम्टम्स को हम ठीक कर सकते हैं केयर देके। हमने उसको ऐसी केयर दी, हमने उसको केयर दे दी, हमने उसको मॉडिफिकेशन थेरेपी दे दी, हमने उसको म्यूजिक सुना दिया, हमने कुछ उसको मॉडिफाई कर दिया, इस तरीके की केयर, हमने उसको पेन किलर दे दी। अब ऐसे तो नहीं है ना कि उसको डिजीज, म्यूजिक सुनाने से उसकी डिजीज ठीक हो जाएगी, डिजीज को हम क्योर नहीं कर रहे, हम उसके जो सिम्टम्स हो रहा है, जो उसके सिम्टम्स उसको आ रहे हैं उनको कम कर रहे हैं। तो पैलिएटिव केयर मतलब क्या होता है भैया, बेटा हम केयर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स इंटेंसिटी, जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है उनको रिड्यूस करना, ना कि डिजीज को क्योर करना। डिजीज क्योर नहीं हो सकती, टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब ही वही है कि वो पेशेंट अब तो लास्ट स्टेज पे है, अपनी लास्ट स्टेज पे तो कैंसर का पेशेंट होगा, तो लास्ट स्टेज में वो पेशेंट अपनी है, ठीक है, जो पेशेंट है वो क्या है, अपनी लास्ट स्टेज में है बेटा। और बाकी जो है हम उनकी डिजीज को क्योर नहीं करते हैं, डिजीज की क्योर पे फोकस नहीं करते, हम किस पे फोकस करते हैं बेटा, उनके सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना। मतलब अगर पेन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उस इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है, ठीक है, तो उस पेन की जो इंटेंसिटी है उसको हम कम कर सकते हैं, दैट इज योर पैलिएटिव केयर। ये क्या होती है, आपकी पैलिएटिव केयर होती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पैलिएटिव केयर तक समझ में आ गया बेटा, पैलिएटिव केयर तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होती है बेटा आपकी हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट क्या होती है बेटा आपकी, हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट लिखना, ये पेशेंट, ये केयर हम किन पेशेंट को देते हैं बेटा, या तो डाइंग पेशेंट को देते हैं, या फिर क्या होता है, या फिर हम किसको देते हैं बेटा, डेथ पेशेंट को देते हैं। तो इसमें लिखना केयर इन्वॉल्व केयरिंग फॉर डाइंग पेशेंट या फिर आफ्टर डेथ, ठीक है। फिर लिखो केयर इन्वॉल्व, केयर इन्वॉल्व इसमें क्या होता है, केयर इन्वॉल्व केयरिंग फॉर डाइंग पेशेंट और आफ्टर डेथ। देखो उन पेशेंट की डेथ करना, ठीक है बेटा, एक तो उन पेशेंट की केयर करना, एक मिनट बेटा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करें तो हमने बोला, ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला, हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर मतलब क्या होता है बेटा, उन पेशेंट की डेथ, उन पेशेंट की केयर करना या तो जो मरने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करते हैं जो आपके क्रिटिकल केयर यूनिट में होते हैं, जो वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा देर तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है बेटा, तो उनका पता रहता है कि वो वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से हटा देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन पेशेंट की केयर करना, या फिर आफ्टर डेथ, डेथ हो गई है उसके बाद केयर करना, उसके बाद भी हम केयर करते हैं। जब हम बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में तो हम तब बात करते हैं कि पोस्टमार्टम या जो पेशेंट मॉर्चुरी में होते हैं उनकी कैसे केयर की जाती है, ठीक है। तो आफ्टर डेथ भी हम पेशेंट की केयर करते हैं। तो उन पेशेंट को केयर करना जो क्या है बेटा आपके, जो क्या है, जो एक तो जिनकी डेथ होने वाली है, जो पेशेंट क्या है, डाइंग पेशेंट है। दूसरा हमने क्या बोला, आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद पेशेंट की केयर करना, दैट इज योर हॉस्पाइस केयर, ठीक है। तो हमने कितनी केयर पढ़ी बेटा, सबसे पहले हमने बोला कॉम्प्रिहेंसिव केयर। कॉम्प्रिहेंसिव केयर में क्या होते हैं, इंक्लूड रहते हैं चारों, हमारे चारों, जिसमें 4 एस्पेक्ट हमारे इंक्लूड रहते हैं, जिसको हमने बोला था प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड आपका रिहैबिलिटेटिव केयर।
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने होलिस्टिक केयर की बात करी थी बेटा। होलिस्टिक केयर क्या था? पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका पैलिएटिव केयर था। पैलिएटिव केयर क्या था? आपको टर्मिनली इल पेशेंट, जो टर्मिनली इल पेशेंट है उनको केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, पैलिएटिव केयर में क्या होता है, हम उसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, रेदर देन कि हम पेशेंट की डिजीज को क्योर करना। पेशेंट की डिजीज को हम यहाँ पे क्योर नहीं करते, हम उसके जो सिम्टम्स है उनकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला बेटा हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर मतलब क्या है बेटा? अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करें, डाइंग पेशेंट की क्या करें, केयर करें, या फिर आफ्टर डेथ। ये सारी केयर समझ में आ गई। तो आपको दो वर्ड का मतलब समझ में आ गया बेटा, बेसिक केयर प्रोवाइड करना। फंडामेंटल का मतलब क्या था? बेसिक, और नर्सिंग का मतलब क्या था? टू प्रोवाइड केयर। तो केयर हमको पता लगी कि हम कैसी कैसी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक, आई होप कि आपको इन दोनों का वर्ड अब मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कैसी केयर प्रोवाइड करते हैं, बेसिक केयर क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि आज हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं नर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा नर्स की, तो हम बात कर रहे हैं जो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात करेंगे कि हिस्ट्री की नर्सिंग क्या है, नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है। तो लिखो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की अगर बात करें बेटा, तो हम बात करेंगे कि जो नर्सिंग वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्राई, ठीक है, न्यूट्रिका का मतलब लिखेंगे। जो नर्सिंग है, नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है बेटा, का मतलब है न्यूट्री, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है बेटा? टू नरिश और टू प्रोवाइड केयर टू दी पेशेंट। तो हम पहले ही हमने पता चल गया कि नर्सिंग का मतलब क्या है बेटा, पहले ही हमें पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है? टू नरिश, टू चेरिश, टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा न्यूट्रिका? और इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है? टू नरिश। अब नरिश कहाँ पे हम पेशेंट को करेंगे, ठीक है, टू चेरिश, टू प्रोटेक्ट, टू सपोर्ट। ये सब किसके मतलब है बेटा? इसी के है। तो कुछ भी बोलो आप, कुछ भी बोलो, इसका मतलब क्या होता है? नर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? नर्स। तो नर्स क्या करती है? बेसिकली नरिश करती है पेशेंट को, पेशेंट को नरिश करती है, पेशेंट को चेरिश करती है, चेयर करती है पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। साइकोलॉजिकली जो सपोर्ट करती है, पेशेंट को प्रोवाइड करती है, वो नर्स ही करती है। अब तुमने देखा होगा, कभी भी आप हॉस्पिटल तो गए होंगे, चाहे अभी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, अभी आपकी पोस्टिंग नहीं लगी है, तो जनरली तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर तो आता है, डॉक्टर आएगा और अपने जो भी उसका कंसर्न होगा, दवाई होगी, वो लिख के चले जाएगा। बट वो बात किससे करते हैं? जो फैमिली मेंबर इंटरेक्ट करते हैं वो नर्स से करते हैं। जो आपका पेशेंट है वो इंटरेक्ट किससे करता है? नर्स से करता है। देखो बेटा, अगर कोई पेशेंट आपके पास आए ना, तो उसको आप ये बोल देंगे कि नहीं इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, तो पेशेंट आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है। अभी आप जनरली अभी नर्सिंग में नहीं थे, तो कॉमनली आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तो हॉस्पिटल में वैसे ही इतना माहौल ऐसा रहता है, क्योंकि सब वहाँ पे खुशी से तो कोई नहीं आते, सब दुख से ही आते। तो सबका माहौल ऐसा होता है कि सारे दुखी होते। बट उसी दुखी माहौल में अगर कोई आपको मुस्कुरा के बोल दे, आपको कोई हंस के बोल दे कि इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक से घर चले जाओगे, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, तो आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीजें बहुत देखो, आप किसी अनजान शहर में हो, आप किसी अनजान शहर में खो गए हो, और कोई वहां पे आपको ये बोल दे कि आप इतना टेंशन मत लो, आपको हम घर पहुंचा देंगे, आपको सेफली घर पहुंचा देंगे, तो क्या होगा? जो आपकी टेंशन थी 100% वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपके मन में डर ये रहेगा कि कहीं ये मुझे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, बट अगर आपकी 40% कहीं ना कहीं टेंशन कम हो जाएगी कि हाँ यार चलो किसी ने तो मुझे बोला, क्या पता ये मेरी हेल्प कर दे। उसी तरीके से क्या है, नर्स क्या करती है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको? पेशेंट को। एक सपोर्ट देती है पेशेंट को कि नहीं ठीक हो जाओगे तुम। तो उस तरीके से पेशेंट का क्या होता है? 40% उसकी डिजीज कम हो जाती है।
तो उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाते। तो नर्सिंग का हमने क्या बोला कि क्या है इसका मतलब, टू चेरिश, टू सपोर्ट, टू और टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग वर्ड। ठीक है, नर्सिंग वर्ड जो है किसने दिया था आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। जो नर्सिंग है वो किसने दी थी बेटा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो नर्सिंग जो है, नर्सिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉइन होता है, कॉइन भी होता है, और ये किसने दी थी आपकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। कौन, आपकी नर्सिंग, जो नर्सिंग है वो कौन लेके आया था बेटा आपकी, क्योंकि जब हम पहले की बात करते हैं ना बेटा, जब हम पहले की बात करते हैं तो पहले नर्सिंग कोई प्रोफेशन नहीं था। इसको प्रोफेशन किसने बनाया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। पहले जो था, अगर मैं बात करती हूँ जब से फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई या नाइटिंगेल का बॉर्न हुआ, ठीक है, जब से नाइटिंगेल ने स्टार्ट किया ये काम करना, तो 1854 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था, उससे पहले नर्सिंग को कोई जानता नहीं था, नर्सिंग का कोई प्रोफेशन नहीं था। केयर तब भी प्रोवाइड करते थे, केयर तब भी मतलब आगे इंजेक्शन दे दिया, पेशेंट को दे दिया, बट ऐसे प्रोफेशन का नाम नहीं था कि इसका नाम नर्सिंग है। बट इसको नर्सिंग नाम किसने दिया बेटा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने था। अभी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि नाइटिंगेल ने क्या किया था, कब वो आई थी, कैसे उसका बॉर्न हुआ, कहाँ उसका बॉर्न हुआ। पर अगर हम बात करते हैं कि नर्सिंग की शुरुआत किसने करी और नर्सिंग को लेके कौन आया, ठीक है, नर्सिंग की शुरुआत किसने करी और नर्सिंग को लेके कौन आया, तो हम किसकी बात करते हैं बेटा, कौन लेके आया आपको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अगर आपको नर्सिंग में किसी का नाम याद हो ना हो, किसी का नाम आपको याद हो ना हो, भले आप अपना नाम भूल जाओ, बट ये नर्सिंग में आपको फ्लोरेंस माता का नाम याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, इन माता का नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है, भले आप अपना नाम भूल जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, भले आप अपना नाम भूल जाओ, बट आपको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने नर्सिंग को एक प्रोफेशन का नाम दिया था। नर्सिंग उससे पहले कोई प्रोफेशन नहीं था, तो इसी ने नर्सिंग को नर्सिंग का प्रोफेशन का नाम दिया था। तो अगर हम इतनी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, नर्सिंग नर्सिंग हम बोल रहे हैं, नर्सिंग में हमने एडमिशन लिया है, नर्सिंग हम खुद कर रहे हैं, तो इसकी कुछ फुल फॉर्म भी होगी। तो सबसे पहले नर्सिंग की स्पेलिंग है, नर्सिंग जो नाम है उसके बारे में जान लेते हैं कि नर्सिंग वर्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप नर्सिंग, अब सबसे पहले आप नर्स लिखेंगे, सबसे पहले लिखो नर्स, नर्स की फुल फॉर्म जानेंगे कि नर्स का मतलब क्या होता है। अब देख लो तुम्हारा मतलब क्या है, वही तुम हो और वही तुमने काम करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले आप नर्स लिखेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ एन का मतलब क्या है बेटा, एन का मतलब होता है नोबल। तो आपको पता है नर्सिंग क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है। एन का मतलब क्या है बेटा, नोबल है। एन का मतलब क्या है, नोबल है। तो आपको पता है नर्सिंग क्या है बेटा, आपका एक नोबल प्रोफेशन है। नर्सिंग क्या है, आपका एक नोबल प्रोफेशन है। दूसरी अगर मैं यू की बात करती हूँ तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। यू का मतलब क्या है बेटा, अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आर की बात करती हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल। नर्स को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। एस से होता है आपका सिंपैथी, नर्स को कैसा होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। और आपका ई से होता है इम्पैथी। देखो बेटा, नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, अब ये नर्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि नर्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एन से हमने बोला नोबल, क्योंकि ये क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है, जहां पे आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, एक नोबल प्रोफेशन ही बोला जाता है। देखो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होता है, आपको हमेशा मुस्कुराना होता है, चाहे आप कितने ही दुख में, बट आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करने, केयर प्रोवाइड करनी है। तो एक नोबल प्रोफेशन इसको बोला गया है। तो एन से क्या है, आपका नोबल है। यू से अगर मैं बात करती हूँ तो अंडरस्टैंडिंग, तो नर्स शुड बी अंडरस्टैंडिंग। नर्स क्या होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो समझे पेशेंट को। अब ऐसा नहीं कि आप पेशेंट की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनना है, आपको एक्टिव लिसनर होना है, पेशेंट की प्रॉब्लम को पूरा सुनना है। तो नर्स क्या होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आर से रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने काम के लिए। नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल,
रिस्पॉन्सिबल कैसे, अगर आपकी ड्यूटी है बेटा 6 घंटे की आपकी ड्यूटी है तो यू शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो भी वहां पे होता है पेशेंट की केयर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा नहीं कि आपकी देखो आपकी 2 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, बट कोई पेशेंट क्या है बहुत ज्यादा पेन में है, तो ऐसा नहीं कि मेरी तो शिफ्ट खत्म हो रही है मैं तो जा रही हूँ, तू पेन में रह, नहीं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट। आपकी प्रायोरिटी क्या है बेटा, पेशेंट है, तो ऐसा नहीं कि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, आप उस पेशेंट को ठीक करके जाएंगे, दैट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आपको बोला है कि पेशेंट को जो दवाई है वो 8 बजे देनी है, तो आपको 8 बजे ही देनी है, 8 से 8:01 या 8 से 8:01 हो सकता है, पर 8 से 8:15 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पेशेंट की केयर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई प्रोसीजर करना है तो आपको ये पता है कि हर प्रोसीजर से पहले मुझे हैंड वॉशिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि आप बिना हैंड वॉशिंग करे पेशेंट को बिल्कुल आपने इंजेक्शन दे दिया है, पेशेंट को दवाई खिला दी, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को देखना। नेक्स्ट होता है सिंपैथी। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है कि पेशेंट को सिंपैथी देना, ऐसा नहीं कि हाँ यार चल ठीक है तेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, मतलब पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट ने बोला कि मेरे को तो दर्द हो रही है, मेरा फ्रैक्चर हुआ, आप ऐसे नहीं बोला हाँ हाँ सबको ही होता है, तेरे को अनोखा थोड़ी हो रहा है, ऐसा वाला आपको नहीं बोलना है। क्योंकि देखो जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं ना बेटा, अगर मैं आपको जेन्युइन रीजन बताऊं, जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो हमारे मन में फीलिंग आती है तेरे को थोड़ा अनोखा हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, तो हमें वहाँ अपनी असली फीलिंग थोड़ी बतानी होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इम्पैथी दिखानी होती है। मतलब कोई पेशेंट आपके पास आए जिसका फ्रैक्चर हुआ है, तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दर्द हो रहा होगा, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को, कि आपको सच में दर्द हो रहा होगा, आपको सच में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ। तो ये आपको इम्पैथी दिखानी है पेशेंट के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ चल ठीक है बैठ जाना, तेरे को अनोखा थोड़ी हो रहा है, 10 पेशेंट और हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे वाले जवाब नहीं देने हैं आपने, ठीक है। अब आपको पता चलेगा जब आप नर्सिंग में आ गए ना, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि नर्सिंग में आपको कितना मतलब कितना पेशेंस रखना होता है। नर्सिंग इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ना बेटा, आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। देखो तुम इतनी सारी चीजें हमें सुना के चल जाते हो गवर्नमेंट में, तो हम आपको उतना नहीं बोलते हैं कितना पेशेंस है हमारे अंदर, देखो क्योंकि हमने नर्सिंग करके आए हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में बेटा, हम हॉस्पिटल में काम करके आए तो हमारे अंदर बहुत पेशेंस है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अब जब आप हॉस्पिटल में काम करने लगे तो ऑटोमेटिकली देखो कोई भी अगर अटेंडर आएगा तो आपको बोलेगा, डॉक्टर आएगा आपको बोलेगा, पेशेंट आएगा आपको बोलेगा, तो आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। तो वहां पे आपको यू शुड बी पेशेंस, ये तुमको पेशेंस रखना होता, ठीक है। तो आपको सिंपैथी दिखानी है पेशेंट के साथ कि हाँ मैं समझ रही हूँ आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मैं समझती हूँ आपको प्रॉब्लम परेशानी हो रही है, बट आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, मैं आप अगर दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपको ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसी वाली सिंपैथी दिखानी है आपको, ठीक है। दूसरा है, लास्ट है, नर्स शुड बी इम्पैथेटिक। नर्स को क्या होना चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए। लिख लो, क्योंकि तुम बोलते हो कि मैम फिर तुम आगे से खड़ी हो जाती हो तो हम नोट्स नहीं लिख पाते, ठीक है। तो लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो नर्स को इम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है बेटा, इम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है, इम्पैथी में हम सिर्फ कंसोल करते हैं सामने वाले को, इम्पैथी में हम सिर्फ कंसोल करते हैं कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, ठीक है। बट इम्पैथी में क्या होता है बेटा, हम ये बोलते हैं उसको कि अपनी उस पेशेंट की जगह पे खुद को रख के फिर उसको केयर प्रोवाइड करना। मतलब अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, वो पेशेंट आपके पास आया है, तो आप ये बोलेंगे कि आप कैसे सोच के उसको केयर देंगे। एम्पैथी मतलब होता है कि अगर मुझे ये फ्रैक्चर हुआ होता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, तो अपने आप को उस जगह पे रख के फिर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, दैट इज योर एम्पैथी। सिंपैथी में तो सिंपली कोई भी कंसोल कर सकता है, जैसे आपका मार्केट में क्या हुआ, सिंपैथी आप कहीं पे भी कुछ भी दे सकते हैं, आप देते होंगे सिंपैथी कॉमनली, कि आपका एक्सीडेंट हुआ तो 4 लोग आके बोल गए हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत तकलीफ हो रही होगी, ये तो सिंपैथी होगी। एम्पैथी मतलब खुद को उस जगह पे रखना। अब ऐसा हर कोई नहीं करता है कि उसकी जगह पे खुद को रखे, आप भी 2-4 बातें बोल के रोड से निकल जाओगे, आप भी 2-4, पर आप ये सोच के कि यार मेरा हुआ होता तो मेरे साथ क्या होता, आपने उसको उठाया, आपने उसको गाड़ी में रखा, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, आपने उसको एडमिट कराया, दैट इज इम्पैथी। सिंपैथी क्या है, आप वहां पे चल रहे थे, आपको एक्सीडेंट दिखा, आपने बोला, सिंपैथी में आपने सिंपली बोला है हाँ यार भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ हो रही होगी, हाथ में ये लग गई ये लग गई, आप सीधा निकल के आ गए, ठीक है। एम्पैथी मतलब आपने उसको उठाया, आपने सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होता, आपने उसको उठाया, आपने उसके लिए गाड़ी बुक करी, आप उसको गाड़ी में लेके गए, आपने हॉस्पिटल में उसको क्या करवा दिया, हॉस्पिटल में जाके बेटा आपने क्या करवा दिया, उसको एडमिट करा दिया, दैट इज इम्पैथी। ये क्या है, आपकी इम्पैथी है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नर्स की फुल फॉर्म आपको क्लियर होगी बेटा, नर्स की फुल फॉर्म क्लियर हो गई, ठीक है, नर्स की फुल फॉर्म क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, इसमें हम बात करेंगे
डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग मैं आपको आज ना कुछ ही चीजें बता रही हूँ ताकि आपको याद करें। ये डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग जो है ना बेटा, मतलब आपको ऐसे रटनी है ये क्योंकि ये मतलब पूछी जाती है, आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी। तो इसको ना मैंने, ये है तो पूरी, बट ना इसको मैंने आपको याद करने के लिए बहुत इजी वे में मैंने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक तो देखो ये है पूरी, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे ऐसे ही आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है ऐसे। तो नेक्स्ट लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग की, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। देखो बेटा, ये है पूरी, बट आपको याद कैसे करनी है, आपको याद करने के लिए बहुत मैंने इजी बना दी है। तो ये किसने दी थी? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग गिवन बाय, इसमें लिखना वर्जीनिया हेंडरसन। यहाँ पे लिखना मॉडर्न नर्सिंग डेफिनेशन गिवन बाय, किसने दी थी बेटा? इसका नाम याद रखना, वर्जीनिया हेंडरसन। देखो बेटा, अब इसने जैसी डेफिनेशन दी थी ना, एज इट इज आपको ऐसी लिखनी होती है। जब आप किसी का ऑथर का नाम लिख देते हैं तो आपको एज इट इज डेफिनेशन, एज इट इज लिखनी होती है, जैसी उसने डेफिनेशन दी थी, जैसी उसने डेफिनेशन दी थी। देखो लिखनी तो आपको पूरी है डेफिनेशन, बट आपको याद हो जाए इसलिए मैंने इसको ना पार्टीशन में तोड़ दिया है और इसका फ्लो चार्ट में बना दिया इसको। बट मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको पूरे पैराग्राफ में याद करनी है बेटा, पूरे पैराग्राफ में याद करनी है। आप उसको वैसे नहीं एग्जाम में लिख के आएंगे, बस मैंने आपके लिए इजी ये बना दिया कि आपको याद हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है और ये याद होनी चाहिए। हर एक बच्चा याद करके मुझे कॉमेंट में डेफिनेशन लिख के जाएगा, ठीक है? हर एक बच्चा डेफिनेशन लिख के जाएगा कमेंट में मुझे, या फिर नर्स की फुल फॉर्म लिख के जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो इसमें लाइन लिखेंगे आप, सबसे पहला इसमें लाइन लिखना, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। मैंने कैसे बनाई है इसको, यहाँ पे लिखोगे द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, ऑफ द नर्स। अब जो मैं तो फ्लो चार्ट में लिखा रही हूँ, बट आपको जो दूसरा पॉइंट है वो इसके आगे ही लिखना है। आपको कैसे याद करने के लिए मैंने सिर्फ ये बना दी है, ठीक है? यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, फिर आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? टू असिस्ट दी, फिर लिखना टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, ठीक है? ये आएगा इसके आगे, आपका आएगा इसका आगे, क्योंकि आपको मैंने ये लाइन ना तोड़ तोड़ के ताकि आपको याद रहे, ठीक है? सिक और वेल, यहां तक ठीक है? सिक और वेल, ठीक है? फिर आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, दो पॉइंट हो गए, पर ये लिखेंगे आप पूरे पैराग्राफ में, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। सिक और वेल, परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, इसके लिखना, इसके नीचे लिखना परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज। यहाँ तक तीन लाइन याद हो गई? तीन लाइन देखो आसानी से याद हो गई। अगर मैं इसको पैराग्राफ में लिखती तो आपको बहुत मुश्किल होती, ठीक है? हेल्थ और इट्स रिकवरी, इसके बाद लिखना परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इसमें लास्ट क्या है आपका? हेल्थ इन एंड इट्स रिकवरी, दैट ही वुड परफॉर्म अनाइटेड, दैट ही वुड परफॉर्म लिखना है यहाँ पे, दैट ही वुड
परफॉर्म ठीक है, जहां तक हो गया दैट ही वुड परफॉर्म नाइटेड if he had the necessary strength, will or knowledge. If he had the necessary लिखना है यहाँ पे, if he had the necessary strength, will और नॉलेज। देखो बहुत इजी वे हो गया समझने के लिए, बहुत इजी वे हो गया आपको याद करने के लिए। अगर मैं इसको पूरे पैराग्राफ में आपको लिखा देती बेटा तो आपको मुश्किल होती, बट आपको लिखनी कैसे है बेटा, आपको लिखनी कैसे है, आपको इसको पैराग्राफ में ही लिखनी है। लिखनी कैसी है, आपको पैराग्राफ में ही लिखनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, ठीक है। अब हमने क्या बोला, देखो आप इसको लिखोगे कैसे, द नर्स, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स to assist the individual sick or well, performance of those activities, health or its recovery, that he would perform united if he had the necessary strength, will or knowledge। आपको याद ये ऐसे ही करनी। तो हमने क्या बोला बेटा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूं तो हमने क्या बोला, जो नर्स क्या है, द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, जो नर्स का सबसे यूनिक फंक्शन है वो क्या है बेटा, टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। असिस्ट करना इंडिविजुअल का कि वो सिक है और वेल है। सिक मतलब बीमार है और वेल मतलब ठीक है। तो हमने बोला द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, देखो दो लाइन आपको याद हो गई। दो लाइन आपको कैसे याद करनी है, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। दो लाइन याद हो गई। अब बार बार इसको बोलेंगे, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। दो लाइन आपको याद हो गई, यहां तक याद हो गई। लिखोगे परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, ठीक है। हेल्थ ऑन इट्स रिकवरी, हेल्थ और इट्स रिकवरी, तो परफॉर्मेंस करेगी वो किस एक्टिविटी में, हेल्थ और उसकी रिकवरी में। तो ये हम तो स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि नर्स का काम ही क्या है, केयर प्रोवाइड करना, रिकवरी देना, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। चार लाइन याद हो गई आपको। अब चार लाइन फटाफट से मेरे साथ, आप घर पे हैं तो घर पे बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, सिक और वेल, परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। चार लाइन याद होगी। दोबारा से बोलेंगे, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। चार लाइन याद हो गई। उसके बाद हमने क्या बोला, दैट he would perform a nighted, that he would perform a nighted, जो परफॉर्म करा, if he had the necessary strength, will और knowledge। तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि if he had the necessary strength, will और knowledge, तो हम पेशेंट की देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, विल कितनी और नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो ये क्या है, नर्सिंग की डेफिनेशन है बेटा। इसको एज इट इज मतलब रट लेना, रट लेना, रट लेना, क्योंकि इतनी पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरनस। मतलब आपको आता है नर्सिंग की डेफिनेशन लिखो तो आपको एज इट इज याद करनी होती है, और आपको याद करने के लिए मैंने बहुत इजी वे में इसको लिखा दिया, ताकि आपको मैं पूरा पैराग्राफ, और लिखेंगे आप इसको पैराग्राफ में, ठीक है, लिखेंगे आप इसको, ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ये मैंने आपके सुटेबल के लिए और आपके कंफर्ट के लिए ऐसे बनाई है, ताकि आपको इजी हो जाए इसको याद करने में, ठीक है। तो ये आपके कंफर्ट के लिए इस तरीके से बनाई गई है। बाकी ये लिखेंगे कैसे आप पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बेटा। ये कहती है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग को आपने ऐसे ही याद करना है, एज इट इज याद करना है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, हेल्थ एंड इट्स रिकवरी, दैट ही वुड united that he would perform united if he had the strength, will और knowledge, ठीक है। कंप्लीट हो गया। बहुत इजी हो गया समझना, बहुत इजी हो गया इसको याद करना, बहुत इजी हो गया। अभी तक आप पैराग्राफ में याद करते होंगे, आप तो यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे। आप इसको ऐसे तोड़ तोड़ के हमेशा बेटा, जब भी आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है ना, उसको तोड़ दो, उसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करके उसको स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे बना दो। स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे आप जैसे बनाते ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा अभी हम बात कर लेते हैं आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। थोड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिखो, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या था, कब वो बॉर्न हुई थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिखना बेटा यहाँ पे।
बेटा इसको क्या बोलते हैं आप, लेडी विद द लैम्प, तो क्या बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प। बस ये जो है ना माता रानी का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसको हम लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। बेटा अगर हम बात करते हैं कि बॉर्न हुई थी 12 मई 1820, कब हुई थी ये बॉर्न, बॉर्न की लिखना 12 मई 1820 का जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुई थी ये 12 मई 1820 को। और अगर मैं बात करती हूँ 12 मई को ही हम क्या मनाते हैं बेटा, इंटरनेशनल नर्सेस डे, सेलिब्रेटेड एज दी एज इंटरनेशनल नर्सेस डे एवरी ईयर, ठीक है। हर साल 12 मई को हम क्या मनाते हैं बेटा, नर्सेस डे, तो यहाँ पे लिख लेना एवरी ईयर, ठीक है। तो अगर बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिसको हम लेडी विद द लैम्प बोलते हैं बेटा, इसका बॉर्न कब हुआ था, ये कब जन्मी थी बेटा, 12 मई 1820 को, ये बहुत पूछा जाता है। और 12 मई को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे से दो क्वेश्चन बन गए कि बॉर्न कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और क्या बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, इसका जन्म कब हुआ था, बॉर्न कब हुई थी, 12 मई को हुई थी बेटा 1820, ठीक है, 12 मई 1820 को हुई थी। और इस दिन दूसरा आएगा कि 12 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं हर ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये बॉर्न हुई कहाँ थी, बॉर्न कहाँ हुई थी बेटा, ये इटली में हुई थी, कहाँ होती है, इटली में हुई थी। अगर आपको कंट्री का पूछते हैं तो कंट्री इसकी इटली थी। अगर आपको सिटी का पूछते कि कौन सी सिटी में हुई थी, तो सिटी इसका फ्लोरेंस था, सिटी क्या थी इसकी, फ्लोरेंस थी, सिटी का नाम था बेटा फ्लोरेंस, सिटी का नाम था इसकी फ्लोरेंस। और अगर आपको पूछते कौन सी कंट्री में हुई थी, तो कौन सी कंट्री में हुई थी बेटा, इटली में हुई थी, यहाँ तक ठीक हो गया, इटली में हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके फादर का नाम क्या था, तो विलियम सोर, विलियम सोर नाइटिंगेल। नेक्स्ट लिखना, वैसे आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है, फिर भी आप, ये कौन थे इसके फादर थे, ये कौन थे बेटा इसके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के फादर थे, ठीक है। इनके नाम तो आपको ऐसे याद करने पड़ेगी क्योंकि इनके नाम होते ही ऐसे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हो तो फ्रांसिस नाइटिंगेल, फ्रांसिस नाइटिंगेल इसकी मदर थी, ये क्या थी, इसकी मदर थी बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फोर्थ फोर्थ पेप, कुछ था इसकी सिस्टर का नाम था, तो आप याद कर लेना वैसे, ये कौन थी इसकी सिस्टर थी। वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट आपको हिस्ट्री अगर जाननी है, हिस्ट्री अगर पता करनी है, मतलब हिस्ट्री में अगर पूछ लिया तो अलग बात है, वैसे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, बट मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसकी डेथ कब हो गई थी, ठीक है। तो इसकी डेथ कब हुई थी, तो डेथ इसकी हुई थी बेटा, अगर हम बात करते हैं 13 अगस्त 1910। अगर मैं बात करती हूँ इसकी डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी इसकी बेटा 13 अगस्त, 13 अगस्त को हुई थी बेटा 19, देखो 1820 में क्या हुआ था इसका, 1820 में इसका जन्म हुआ था, और 1910 में क्या हो गया था बेटा, इसकी डेथ हो गई थी। और डेथ कहाँ पे हुई थी बेटा इसकी, डेथ कहाँ पे हुई थी बेटा इसकी, लंदन में हुई थी, डेथ कहाँ पे हुई थी इसकी, लंदन में हुई थी। तो अगर आपको जन्म कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, डेथ कहाँ हुई थी इसकी, लंदन में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता बेटा, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को इसको दोबारा से कहाँ लाया गया था, इटली लाया गया था,
इटली में ही इसका क्या हुआ था बेटा, इटली में ही इसको दफनाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इटली में ही क्या हुआ था, इसका फर्नल हुआ था। ठीक है, ये इटली में ही हुआ था। इसका कॉज ऑफ डेथ क्या था, कॉज ऑफ डेथ क्या था बेटा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कॉज ऑफ डेथ किस वजह से ये मरी थी। कॉलेरा से मरी थी। कॉलेरा एक बीमारी होती है, ठीक है, कॉलेरा से ये मरी थी, जिसको हम बोलते हैं राइस वाटरी स्टूल। ठीक है, तो इसका कॉज ऑफ डेथ क्या था बेटा, कॉलेरा था। कॉलेरा की वजह से ये मरी थी। ठीक है, कॉलेरा की वजह से क्या हुआ था, ये मरी थी। ठीक है, कॉलेरा मतलब क्या होता है, जिसमें राइस वाटरी स्टूल आता है, जो अनहाइजीनिक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो उससे ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा क्रिमिनल वॉर में, ठीक है, कब इसको, अगर हम बात करते हैं कि कब इसको लेडी विद लैंप बोला गया, तो जब भी ये स्टडी कर रही थी, जब ये अपनी ट्रेनिंग पीरियड में थी, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो क्रिमिनल एक वॉर हुआ था। एक वॉर में क्या किया था इन्होंने, जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स थे उनकी इन्होंने दिन रात सेवा करी थी लैंप लेके। लैंप लेके रात को भी दिन को भी, जब क्रिमिनल वॉर चल रहा था, तो जब वो इंजर्ड हो गए थे, जो हमारे जो क्या थे सोल्जर थे वो इंजर्ड हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया था दिन रात, ठीक है, दिन रात उठ के लैंप लेके उनकी सेवा करी थी, उनको केयर प्रोवाइड करी थी। तब लोगों ने सोचा कि जो नर्सिंग है उसको एक प्रोफेशन का नाम देना चाहिए, कि नर्सिंग क्या है, एक ऐसी नहीं एक प्रोफेशन है, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना दिन रात उस पर दिया है, तब इसको एक प्रोफेशन का नाम दिया गया नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से ही जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है या नर्स का नाम दिया गया, ठीक है, इस प्रोफेशन को। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग कब करी थी, तो ट्रेनिंग इन्होंने 1851 में, 1851 में बेटा इन्होंने ट्रेनिंग करी थी। ठीक है, 1851 में इन्होंने क्या करी थी बेटा ट्रेनिंग करी थी। कहाँ से करी थी बेटा, केसर वॉर्थ से। कहाँ से करी थी, ये कॉलेज का नाम है जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग करी थी। ठीक है, जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी उसका नाम है केसर वॉर्थ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग इनकी कब कंप्लीट हुई थी बेटा, 1853 में। 18, देखो ये इतना सारा मैं लिखा दे रही हूँ, ऐसे है नहीं इतना सारा। इनका नर्सिंग कंप्लीट हुआ था, कि आपको सब कुछ पता हो, इनका नर्सिंग कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नर्सिंग इनका कब कंप्लीट हुआ था बेटा, फिर ये वर्क करने लगी थी, नर्सिंग कंप्लीट के बाद ये वर्क करने लगी थी। ठीक है, तो 19 अगर हम बात करते हैं 1853 में इनका नर्सिंग कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूँ तो क्रिमिनल वॉर कब हुआ था बेटा आपका, 1854 में। 1854 में क्या हुआ था, क्रिमिनल वॉर हुआ था 1854 में। तब इनको कौन सा नाम दिया गया था बेटा, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, ये नाम इनको तब दिया गया था, कब, जब क्रिमिनल वॉर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। उसके बाद जो इनका फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ था 1960 में, इनका फर्स्ट नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल ओपन हुआ था बेटा। तो सबसे जो पहला फर्स्ट हमारा नर्सिंग का स्कूल का जो फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ, उसका नाम था आपका, अगर हम बात करते हैं कब हुआ था, 1860 में, 1860 में। ठीक है, तो इनके नाम का फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, एसटी थॉमस हॉस्पिटल। को ऐसे ही याद रखना, एसटी थॉमस हॉस्पिटल, ये ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम। तो हमने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग बोला था, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, अब इनमें बताने लायक तो कुछ नहीं है, आपको ये याद ही करने हैं बेटा, आपको ये याद ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इनको रेड क्रॉस अवार्ड मिला था 1885 में। 1885 में लिखना है यहाँ पे, 1885 में इनको एक रेड क्रॉस अवार्ड मिला था। वैसे देखो इतना डीप कोई पूछता नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, आपको याद रखना है इसकी, मतलब इनका जन्म और वही पूछते हैं मृत्यु कब हुई थी।
मतलब इनका बॉर्न कब हुआ था और डेथ कब हुआ था, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो नर्सिंग प्लेज थी फर्स्ट, वो 1893 में नर्सिंग प्लेज आई थी। अगर मैं बात करती हूँ तो 1893 में फर्स्ट नर्सिंग प्लेज आई थी। आपने अपने कॉलेज में भी बोली होगी बेटा नर्सिंग प्लेज। देखो बेटा, जब भी हम इस प्रोफेशन में आते हैं ना तो हम एक प्लेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप जब भी लैंप लाइटिंग बोलते हैं, जब आप नर्सिंग में आप एडमिशन लेंगे, जिनका एडमिशन हो गया है, तो वो एक लैंप लाइटिंग एक प्रोग्राम होता है आपका, जहाँ पे आप क्या लेते हो, प्लेज बोलते हो कि मैं नर्सिंग में आ गई हूँ, अब मैंने ये कोर्स ले लिया है तो मैं इनके केयर अच्छे से करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये तो ये प्लेज कब दी गई थी, 1983 में सबसे पहले ये प्लेज दी गई थी, जिसमें आप पूरी प्लेज बोलते हैं कि अब ये प्रोफेशन जो है मेरा प्रोफेशन है, मैं इसमें कोई भी ऐसी गद्दारी नहीं करूंगी, मैं पेशेंट के दिल से केयर करूंगी। ये तो तब होगा जब अब ये जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, जिन्होंने प्लेज बोल दी होगी, उनको तो पता है कि फर्स्ट ईयर में आपका ये प्रोग्राम हुआ होगा लैम्प लाइटिंग का, उसमें आपने लैंप लेके इस तरीके से फिर वो प्लेज बोली होगी। तो वो प्लेज कब आई थी आपकी, 1893 में फर्स्ट टाइम की आई थी आपकी प्लेज आई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन किए थे मद्रास में, कोलकाता में और लखनऊ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करती हूँ, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे ओपन हुए थे इनके नाम से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है बेटा, आपको याद करनी पड़ेगी। जो मद्रास में थे, कोलकाता में थे, ठीक है, आपके ये मद्रास में थे, आपके कोलकाता में थी, और आपका कहाँ पे था, लखनऊ में था। ठीक है, ये थोड़ी बोरिंग होती है ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री तो जाननी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन नर्स ट्रेंड जो थी, ठीक है, उसका नाम था केसर बाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना फर्स्ट, अभी तक तो हम फॉरेन की बात कर रहे थे, अब फर्स्ट इंडियन ट्रेंड नर्स जो थी, जो फर्स्ट इंडियन ट्रेन नर्स थी, उसका नाम था बेटा केसर बाई। ठीक है, उसका नाम क्या था, केसारी बाई। ठीक है, इसका नाम ये रखना, केसर बाई। ठीक है, इसका नाम क्या था बेटा, केसर बाई थी, जो इंडियन की थी। अभी तक हम फॉरेन की बात कर रहे थे, अब इंडियन की कौन थी, केसर बाई थी। ठीक है, जो कहाँ की थी आपकी, महाराष्ट्र की थी। जो कहाँ की थी बेटा, महाराष्ट्र की थी। देखो बेटा, इसमें से जर्नली ये क्वेश्चन तो नहीं आते, कि मैंने बस आपको डिटेल में बता दिया। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इसका बॉर्न कब हुआ था, और लेडी विद द लैम्प कब क्रिमिनल वॉर हुआ था, और तीसरा क्वेश्चन आता है इनकी डेथ कब हुई थी। मेनली यही क्वेश्चन आते हैं इनसे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था बेटा इन्वायरमेंटल थ्योरी। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी ये भी आता है कि इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी भी दी थी। ये सब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक इन्वायरमेंटल थ्योरी भी दी थी। ये थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, तो कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही आपको, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इसने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ये सारे क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से बन जाते हैं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बेसिक चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग को लाया था। तो वही हमारी माता रानी है, माता ही हमें लेके आई थी, तो माता के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यही बनते हैं कि उसका बॉर्न कब हुआ था, कॉजेज ऑफ डेथ भी होती है। देखो, उसने क्या रहा कि पूरा टाइम वो सफाई के बारे में ज्ञान देती रही, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी उसने। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि उसने क्लीनिनेस पे सबसे ज्यादा जो उसका फोकस था वो क्लीनिनेस पे था। पर वो मरी किससे, कोलेरा से। कोलेरा क्या है, एक अनहाइजीनिक डिजीज है, जो अनहाइजीन की वजह से हमें कोलेरा होती है। तो देख रहे हो, जो पूरा पूरा टाइम, जो पूरी लाइफ लॉन्ग में किसका ज्ञान देती रही, सफाई का ज्ञान देती रही, और मरी, उसकी डेथ किससे हुई, खुद गंदगी से हुई उसकी डेथ। ठीक है, ये तो बस बात है, मतलब ये तो एक सीरियस बात है, मतलब रियल बात है, क्योंकि उसने थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। इन्वायरमेंटल थ्योरी में उसने यही बोला था कि अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें, हमेशा सफाई रखें, इसलिए डिजीज नहीं होगी। और लास्ट में वो खुद उससे मर गई, कहाँ पे, लंदन में मरी। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। मौत कहाँ पे हुई बेटा आपकी, लंदन में हुई। ठीक है, जन्म कब हुआ था आपका, 1820 में हुआ था। ठीक है, 12 मई 1820 को हुआ था। उसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे भी
सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं डेथ कब हुई थी, डेथ लंदन में हुई थी 1910 में। 1910 में क्या हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी कहाँ पे बेटा, लंदन में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने नर्सिंग के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। नर्सिंग आपको जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है आदि समझ में आ गई, बेसिक चीजें समझ में आ गई कि क्या होता है इसके अंदर, क्या चीजें आती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्स की फुल फॉर्म है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम इसकी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, अभी हम इसका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो फर्स्ट यूनिट है हेल्थ से रिलेटेड, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं हमेशा ये बोलूंगी कि आप जेन्युइन कमेंट करें, सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करें। देखो बेटा क्लास आपको सारी मिल जाएंगी, बोलने से आपको मिल रही है ना, क्लासेस आपकी आ जाएंगी। अब फंडामेंटल स्टार्ट होगी तो आपका सिलेबस हो जाएगा, आपका सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम होने तक। और इंटरनल एग्जाम में आपको पूरा तो आएगा नहीं, हाफ ही आएगा, तो आपका हो जाएगा। मैंने बोला है ना कि आपका सिलेबस हो जाएगा, मैं करवा दूंगी आपका सिलेबस, डेली क्लास मिलेगी तो आपका सिलेबस हो जाएगा। इतना हो जाएगा तब तक आपके इंटरनल तक, या आप इंटरनल एग्जाम दे सके, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जेन्युइन कमेंट लिख के जाना, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है वो लिख के जाना, कोई चीज पूछनी है सिलेबस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो लिख के जाना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम वो वाले कमेंट लिख के जाते हो, मैं सच में उन चीज का रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ और बहुत टाइम से पेशेंसली, बहुत ज़्यादा पेशेंसली मैं बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रही हूँ। ठीक है, मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। आपने बोला फंडामेंटल सब्जेक्ट, अब स्टार्ट हो गया फंडामेंटल, ठीक है, तो आपका एनाटमी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा आपको। अभी आप फंडामेंटल पे फोकस करें। तो अभी मैंने आपको बोला भी था 1 हफ्ते का प्लानर है आपका, अभी वो ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया है। 1 हफ्ते का प्लानर है, वो चेंज होगा आपका। तो 1 हफ्ते की तो बात है, 1 हफ्ते एक सब्जेक्ट पढ़ लो ना, आप एक साथ सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ पाओगे। तो एक हफ्ते जो सब्जेक्ट मिल रहा है वो आप वो पढ़ लो। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को फटाफट से समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रिकैप कैसा आ गया यहाँ पे? ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हमने क्या क्या आज पढ़ा बेटा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। उसके बाद हमने कुछ इसकी केयर पढ़ी। ठीक है, कुछ केयर के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी बेसिक केयर, यहाँ पे लिख देंगे। कुछ बेसिक केयर के बारे में हमने पढ़ा कि बेसिक केयर क्या क्या होती है बेटा। उसके बाद हमने नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका होमवर्क क्या है, आपको लर्न एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ ठीक है, आपको याद करनी है और लर्न करनी है और राइट करनी है क्या, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, रिवाइज करें चीज़ों को, क्योंकि आज बेसिक था, आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें समझी होंगी। उसके बाद हम इसकी डिटेल में आगे जो भी यूनिट आपका है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऐसी अपनी पढ़ाई करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर।